किसके पास सबसे ज्यादा इख्तियारात थे और ये आने वाला जो मेयर होगा उसके पास माजी के मेयर्स के मुकाबले में इख्तियारात ज्यादा होंगे? काश पीटीआई और एमक्यूएम मेरी पिटीशन को उस वक्त चलवा देते, पर किस्मती से सूबा वो उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और थी। अच्छा। तो अभी तक वो पिटीशन मेरी वहाँ है, तो वो काला कानून था। आर्टिकल 148 को वजीर आला सिंध वजीर आला के मातहत नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और 26 नवंबर 2021 को पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने सिंध असेंबली से एक बिल पास कराया, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर। उसके पास होते ही अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। इसके खिलाफ जमातें अदालतों में भी गईं और अपोजिशन जमातों की जानिब से एक APC भी बुलाई गई। गवर्नर सिंध के पास जब इस बिल को एक्ट बनाने के लिए उनके दस्तखत करने भेजा गया, उन्होंने 10 एतराज़ात लगाए और हर जमात का यही मौक़िफ़ है कि मेयर के इख्तियारात इसमें बहुत कम किए जा रहे हैं, बल्दियाती हुकूमत को इसमें बहुत कमज़ोर किया जा रहा है और तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने मातहत इस बिल के ज़रिए करने जा रही है। इसलिए अपोजिशन जमातें इसे काला कानून कह रही हैं और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है। कल बिलावल भुट्टो ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो इसको काला कानून कह रहे हैं उनका मुंह काला होगा। अब इस पर तमाम अपोजिशन जमातों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ात हैं, आज के प्रोग्रामों में हर अपोजिशन जमात की नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक सरज़मीन पार्टी और MQM कमेटी के सरबराह फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और तमाम लोगों से अलग-अलग हम जानेंगे कि उनके एतराज़ात क्या हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या अगर इस बल्दियाती कानून के तहत उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो फिर वो इंतखाबात लड़ेंगे या फिर इसका बाइकआउट करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फ़ारूक सत्तार साहब से, सीनियर सियासतदान हैं, MQM तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो फ़ारूक सत्तार साहब, अब ये इस ज़ाहिर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम तो इस पूरे बल्दियाती सिस्टम को एम्पावर करने जा रहे हैं, मेयर के इख्तियारात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आप खुद भी इस शहर के मेयर रह चुके हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी इस शहर के मेयर रह चुके हैं, वसीम अख्तर भी मेयर रह चुके हैं। किसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात थे और ये आने वाला जो मेयर होगा उसके पास माजी के मेयर्स के मुकाबले में इख्तियारात ज़्यादा होंगे या फिर पीपल्स पार्टी ने उसको बेइख्तियार कर दिया? देखिए, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह एक मुसम्मम हकीकत है कि 2013 का बल्दियाती कानून ही तकरीबन तमाम सूबों में एक काले कानून की हैसियत रखता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और असल झगड़ा ये है कि आर्टिकल 140A की ये सरीहन नफी है, उसकी खिलाफ वर्जी जो 2013 का है। और 2016 में मैंने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर काश पीटीआई और MQM मेरी पिटीशन को उस वक्त चलवा देते, ये फैसला कर लेते, तो MQM का जो अभी आखिरी मेयर वसीम अख्तर साहब अभी जो गए हैं, तो वसीम अख्तर के जमाने में ये इख्तियारात मिल जाते, ये कसिया हल हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से सूबा वो उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और थी। अच्छा। तो अभी तक वो पिटीशन मेरी वहाँ है, तो वो काला कानून था क्योंकि पानी उस वक्त तो आप खुद MQM में शामिल थे, तो क्यों MQM ने उस पिटीशन को नजरअंदाज किया फिर? इसलिए कि उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, 2018 तक सब इलेक्शन में भी मसरूफ थे। अच्छा। 2016 में मैंने पिटीशन डाल दी थी, हमें तारीखों पे तारीख मिलती थी, लेकिन जब PTI भी इलेक्शन में जीत कर आ गई और हमारी पार्टनर बन गई यानी MQM की, तो मेरा उसी वक्त MQM से हटना हो गया। तो उसके बाद इन दोनों को मिलके फॉलो करना था ना। और मैं ये नसीहत भी करता था, वसीयत भी करता था कि अल्लाह के वास्ते ये कर लो, 2 साल रह गए हैं और वरना आखिर में मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ेंगे, इख्तियारात का रोना रोते रहोगे और लोग कहेंगे कि 53 खत AC में बैठ कर लिखे, इख्तियारात नहीं थे तो 4 साल इख्तिदार में क्यों रहे। तो ये MQM ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा 4 साल बल्दिया में रह के। लेकिन मेरा कहना है, देखें, वाटर, सीवरेज, कचरा, तामीरात, मास्टर प्लान, ये सारे शोबे एक एक करके पीपल्स पार्टी 2013 में ले गई और कुछ कवानीन बना के ले गई। अब ये कुछ रह गए थे स्कूल और सोबराज मैटरनिटी अस्पताल, अब्बासी अस्पताल और इसी तरीके से कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन के बाद वाहिद है। मेरे जमाने में मैंने बनाया था कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, अब ये भी ले गए। तो अब इसका मतलब है कि KMC के पास अब बचा क्या, एक नाम, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। तो मैंने ये मशवरा दिया है कि ये हमें कत्ल करते हो थोड़ा थोड़ा रोजाना, एक साथ हमें मार डालो।
और केएमसी का नाम चेंज करके कराची की जगह सिंध मेट्रोपॉलिटन। फारूक सुल्तान साहब, ये अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में सईद गनी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो ये तमाम चीजें सिंध हुकूमत वापस करने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो इस बिल की मंजूरी से पहले भी अपोजिशन को दावत दे रहे थे, ये अपनी तरामीम लेकर आते नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा चले, इन सब पे तो इल्जाम लगा दिया, तो मेरे पास तो ये खुद चल के आए थे ना, नासिर शाह और सईद गनी साहब। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये हुआ कि चलें बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है, ये अक्ल और शऊर से, जिम्मेदारी से काम लिया जा रहा है कि सिंध एक हसास सूबा है, पाकिस्तान की मईशत का मरकज, तरक्की का इंजन कराची और सिंध, और इस सूबे में दही और शहरी सिंध की खलीज की और इनकी तकसीम की और आपस में लड़ाई झगड़े और फसादात की एक तारीख रही है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि इस आग को ठंडा किया जाए, इसमें पानी डाला जाए। एक सीनियर तजुर्बेकार कराची के बेटे के पास आए हैं जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, तो मैंने इनको मशवरा दिया कि आप डेवलपमेंट, अब्बासी शहीद, सोबराज और केएमडीसी के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसका बोर्ड अलग बना दें और उसमें आप चेयरमैन बन जाए और मेयर को चेयरमैन बन जाए, लेकिन एग्जीक्यूशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, ये हट धर्मी है, ये ढिठाई है। आप चाहते हैं कि हर शोबे, हर महकमे में अंदरून सिंध से लाकर अपने जियालों को, अब कराची के पहले वाटर बोर्ड में सबको हजारों की तादाद में भर्ती किया, अब आप चाहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में भी, सोबराज मैटरनिटी अस्पताल में। हमें आम सिंधी भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों से कोई उनसे हमारा बुग़्ज़ नहीं है, कोई इनाद नहीं है, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि हमारा 40% का कोटा और फिर जो मकामी इदारे, बल्दियाती इदारे जिसमें सिर्फ उसी शहर के लोगों को रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए, वो भी अब पूरे देखे ना, केबीसीए को एसबीसीए, मास्टर प्लान को कराची मास्टर प्लान को सिंध मास्टर प्लान, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को सिंध वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, तो फिर कराची, और फिर जब इसमें शोर मचता है, मेरा इख्तिलाफ है एमकेएम से, पीटीआई से, लेकिन बहरहाल वो अपोजिशन की पार्टी है, वो जब अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करके शोर मचाती है तो उनको कहा जाता है आप अक़लियत कल भी थे, आज भी है, कल भी है। महाजिरों को, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी औलाद को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात, तुमने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान बनाया, बस वो माजी का सीरा है, वो म्यूजियम में हमने सजा दिया, पर तुम्हें उसमें। फारूक साहब, इस बयान की तो वजाहतें कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, खुद मुख्तलिफ सिंध के वज़रा बता रहे हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था, ज़ाहिर है कहा किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में गया था, लेकिन वो बाद में उसकी वजाहतें आई। ये जो दोनों सईद गनी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब आपके पास आए थे, वो आपको कन्विंस करने आए थे कि ये इस बिल पर जो ये तब्दीलियाँ ला रहे हैं उस पर आप कन्विंस हो जाएं, हमारे साथ मिल जाएं, आने का मकसद क्या था इनका, और फिर आपकी तरफ से क्या जवाब मिला उन्हें? देखिए, मैंने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा कि ये सोशल सेक्टर भी अब जा रहा है, पहले म्युनिसिपल सर्विसेज ले ली, अच्छा अब म्युनिसिपल सर्विसेज में सिर्फ निगरानी, निगहदाश्त, सुपरविजन मेयर को वापस किया है। सॉलिड वेस्ट में वो को चेयरमैन होगा, चेयरमैन नहीं होगा। अच्छा, को चेयरमैन करेगा क्या, उसके एग्जीक्यूटिव इख्तियारात क्या है, वो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, वो सिर्फ सुनेगा, सिर्फ बोर्ड का मेंबर होगा, और अथॉरिटी सारी है तो स्टीयरिंग कमेटी या फिर वजीर बल्दियात के पास होंगी। जी हाँ, तो इसका मतलब ये कि एक हाथ से अगर छटाक भर कुछ दिया भी है तो मनों के हिसाब से फिर वापस ले लिया, तो ये जाल साजी है और धूल झोंकने की साजिश है, और ये आर्टिकल 140 की नफी है, और सिंध जैसे हसास सूबे में कर रहे हैं जिसमें कौमी शहर है और वो उनकी हवस इख्तिदार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। कराची लॉकडाउन में क्या हुआ, कोटा सिस्टम आईनी गैर आईनी हो गया, लेकिन फिर भी उस कोटा सिस्टम पर अमल दरामद, और जो हमारा 40% है उसमें भी हमें नौकरियां ना मिले। कराची का डोमिसाइल बनाना सबसे आसान हो, फिर मरदमशुमारी में हमारे साथ खड़े ना हो, हमारी मरदमशुमारी 3-3.5 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ दिखाया जाए, उसमें भी हमारे साथ खड़ी ना हो पीपल्स पार्टी उस तरह से, तो मैं पीपल्स पार्टी खुद माजरत के साथ मैं सिंधी महाजिर फसाद के हक में नहीं हूँ। नए सिंधी पुराने सिंधी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहकर सिंध के वडेरों से हमेशा के लिए उनकी गुलामी और मताजी से निजात हासिल करनी चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि इन दोनों इकाइयों को, भाई से भाई को लड़ाने की साजिश है और सिंध को तकसीम करने की साजिश है। लेकिन मैंने कहा कि ये सूबाई टीम कर रही है, शायद बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब इससे अलग है। तो मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों से भी अपील की, मैंने कहा अल्लाह के वास्ते आप होश के नाखुन ले, क्योंकि अब आपकी नजर इस्लामाबाद की कुर्सी पर है।
आप इस्लामाबाद की कुर्सी के लिए तभी क्वालिफाई करेंगे जब सिंध में आप अमन रखेंगे, कराची में शांति रखेंगे, कराची लेकिन के फारूक सुल्तान साहब कल बिलावल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने तो पूरा बैक किया है, उनकी तो पूरी पुष्पनाई इसका मतलब हासिल है वजीर आला मुराद अली शाह साहब को। अब ये इन तरमीम का मकसद दरअसल है क्या? क्या आगे बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा भाप गई है सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी? क्या वो कोई और जमात MQM या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें फतह हासिल कर सकती है और इनका मेयर आ सकता है, इसलिए तमाम इख्तियारात अपने पास मुंतकिल किए जा रहे हैं? देखिए, अगर इनका मेयर आ सकता होता तो ये इख्तियारात देती ही नहीं। इनका मेयर आ जाता तो वो इख्तियारात यूज करता ना। इन्हें मालूम है कि इनका मेयर नहीं आएगा, ये एडी चोटी का जोर लगा ले, इनका मेयर फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने दिल से ओन नहीं किया कराची को, सिंध के शहरों को। और मुमताज अली भुट्टो के जमाने से जो लस्सानी बिल आया था और उस वक्त जो दही शहरी सिंध की तफरीक, फिर कोटा सिस्टम को जिस तरीके से लागू किया गया सिर्फ एक सूबे में, और उसमें सिंध दही और शहरी की तफरीक, तो यहाँ ये कसीरुल लस्सानी शहर है और दो बड़ी लस्सानी इकाइयां, सिंधी बोलने वाले सिंधी, उर्दू बोलने वाले महाजिर या वो भी उर्दू बोलने वाले सिंधी। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान माशरत अलग, इनकी मईशत अलग, इनकी लस्सान अलग, इनकी सखावत अलग और इनकी सियासी पार्टियां भी अलग। MQM बनी क्यों? कोटा सिस्टम की वजह से ना। अब उसी MQM को आप क्या रास्ता दिखा रहे हैं? जो गलती से उसके कुछ लोग अगर गलत रास्ते पे चले भी गए थे, वो शायद कब्जागिरी में चले गए या किसी जराइम में चले गए, तो बड़ी मुश्किल से हमने इस सारी चीजों को संभाला, एक साफ सुथरी ट्रांसफॉर्म और रीब्रांडेड MQM बनाने का अंदिया दिया। जब हम लंदन से अलग हुए, फिर हमारे साथ साजिश हुई, फिर हमें स्पेस नहीं मिली। मैं अब भी MQM में नहीं हूँ, लेकिन अभी भी एक मिडिल क्लास पढ़ा लिखा नौजवान सियासी अमल सिंध के शहरों में कायम कर रहा हूँ, जो अंदरूने सिंध के सिंधियों का दुश्मन नहीं, जो कराची के सिंधियों, महाजिरों, पख्तूनों, बलोचियों, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती सबको मिलाकर चाहता है कि एक कम नौजवान यहाँ पर क़यादत आए, नए चेहरे आए, हर पार्टी में नई क़यादत आए और हर 65% नए बच्चे आए, नौजवान आए, एक बेटा मेयर हो और एक बेटी डेप्यूटी मेयर हो 35 साल से कम उम्र की, कराची और हैदराबाद में, और इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। सही। लेकिन फारूक साहब, ये जो मुश्तरका अपोजिशन है, अब आप लोग के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? MQM, जमात इस्लामी, PTI, PSP, फिर आप मुत्तहिद होकर कुछ कोई एहतजाज वगैरह करने का सोच रहे हैं? आगे क्या हिकमत अमली, क्या लाए अमल होगा इस पूरी सूरत हाल में, इस बिल के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ? कहते हैं ना कि ऊंट के पाव पालने में नजर आते हैं। हमें तो पीपल्स पार्टी के माइंडसेट का पता था, हट धर्मी का पता था, तो इसीलिए जब 1 साल से खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिन्होंने मुझे कहा जी फिर करें, किस तरह पार्टी को बचाना है, किस तरह MQM को, किस तरह महाजिरों, दीगर मजलूमों को कराची में आपस में बाहम शीरो शकर करना है, और कराची की बका सलामती से मुल्क की बका सलामती, तामीर और तरक्की जुड़ी हुई है, तो वो कराची को कैसे बचाएंगे? तो वो 1 साल से तो नहीं मिले। फिर मैंने कहा एक अच्छा फेस है, निस्बतन क्रेडिबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है, सॉफ्ट स्पोकन है, इशरतुल बात, मैं वहां चला गया। देखिए, मैं तो खुद मुंह बनाता हूँ, मैं खुद अपॉर्चुनिटी निकालता हूँ। खालिद मकबूल साहब ने वो खिताब करते हुए कहा था ना कि जिसको आना चाहे आ जाए, लेकिन शर्तें ना लगाए। जाहिर है उनका इशारा आपकी तरफ था। कुछ शर्तें लगा रहे हैं आप क्या वापसी के लिए? अरे भाई, शर्तें नहीं लगा रहे। एक पुराने तहरीकी साथी भाई, एक ताल्लुक, सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़े, अगर मैं अपना रोड मैप आपको दिखाऊं, आप सुन ले, उस पर अमल ना करें। आप अपना रोड मैप बता दें, मैं बता दूं कि इसमें ये खामी है। आप अगर ये सुनना भी नहीं चाहते और मुझे ये समझते हैं कि भाई 17 ग्रेड की नौकरी है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, आप आ जाएं, ज्वाइनिंग दे दें, आपकी तनख्वाह वही तय कर ली जाएगी, 8 से 5 बजे तक आपके नौकरी के औकात हैं। ये सुलूक तो उस तरह का होता है जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी मुलाजिम के साथ किया जाता है। मुझे कोई सरबराही नहीं चाहिए। मैंने नहीं कहा मुझे सरबराही, मैंने कहा भाई आप अब्बू हैं, मुझे ताया अब्बू चाचा जो आप बना दे मैं बन जाऊंगा, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज कर लें। अल्लाह के वास्ते दीवार पे जो लिखा हुआ हर चीज में फोन कॉल का इंतजार। आप ये चाचा या ताया अब्बू बनना चाह रहे हैं? आप भाई तो नहीं बनना चाह रहे ना फारूक सत्तार साहब? जी, भाई तो नहीं बनना चाह रहे ना आप? ताया अब्बू या चचा ही बनना चाह रहे हैं? इसमें से ही कुछ बनना पसंद करेंगे, भाई तो नहीं बनना पसंद करेंगे ना? देखिए, भाई की इंटरप्रिटेशन को लोग एक ही तरफ अगर ले जाते हैं तो गलत है। भाई और भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, एक ऐसा रिश्ता है जो बराबरी के, चाचा भतीजा बराबर नहीं है, अच्छा। मामू भांजा बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपका भाई तो आप भी मेरे भाई, मेरे और आपके एक दूसरे पर बराबर के हुकूक हो गए। और चाचा भतीजे के बराबर के हुकूक नहीं है, मामे भांजे के नहीं है, बाप बेटे के नहीं है,
माँ बेटे के नहीं है, तो फिर भाई के कल्चर को उस रेफरेंस में समझे। जो बदनाम है समाना, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में उस कल्चर को किसी ने बदनाम किया और उसी को लेके हम पे भी वही मंसूब किया जाता है, ये गलत है। हमारा कल्चर एक तहजीब याफ्ता, हम लफ्जों का इंतखाब, हम तहजीब, हम शाइस्तगी का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। सख्त बात करेंगे, अपने मुसम्मम यकीन के साथ करेंगे, लेकिन किसी को बिलो दी बेल्ट जो है वो हम बिलो दी बेल्ट हिट नहीं करते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ये हमारा वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने खदशात से आगाह किया और उन्होंने बताया कि सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब खुद उनके पास मुलाकात के लिए गए और कोशिश की उन्हें कन्विंस करने की, लेकिन जो उनका जवाब था वो उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में उनके सामने रख दिया। पाक सरजमीन पार्टी भी बहरहाल यहाँ की एक स्टेक होल्डर है, गो के कोई बहुत बड़ी कामयाबी वो आम इंतखाबात में हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन इस बिल के खिलाफ ये अदालत जा चुके हैं। अरशद वोरा साहब पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे उनकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जानते हैं और ये जानते हैं कि किस किस नुक्ते को उन्होंने अदालत में इस बिल के चैलेंज किया है। अरशद वोरा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो वोरा साहब, हम 2-3 रोज़ से देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस मौजू पर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कल एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासी तल्ख इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है। उस लिसानी बयानात और उन सियासत से हटकर इस बिल पर बुनियादी एतराज़ात आपके हैं क्या अरशद वोरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब, इस बिल पर बुनियादी एतराज, इस बिल पर क्या 2013 के बिल पर हम लोगों को एतराज था और उसके लिए अगर आपको याद हो, जिस दिन से पाक सरजमीन पार्टी वजूद में आई है, पाक सरजमीन पार्टी बनी है, उस दिन से ये बात हो रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आज ये बात कर रहे हैं, हम उस वक्त से ये बात कर रहे हैं कि 2013 के जो लोकल बॉडीज एक्ट है वो भी ठीक नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको 2002 का जो लोकल बॉडीज एक्ट था उस पर जाना होगा और उसमें भी अमेंडमेंट्स चाहिए। उसमें भी देखें अमेंडमेंट्स ये चाहिए। देखें लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है। लोकल बॉडीज का मतलब ये है कि ए लोकल पर्सन टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द लोकल एरिया टू रिजॉल्व द इशू ऑफ लोकल एरिया एंड लोकल पर्संस। ठीक है ना। अब अगर आपने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं, आपने कोई इख्तियार नहीं दिया। आप ये जो बात कर रहे हैं 2013 के एक्ट में तरमीम कर दी है, ये देखें आप पूरी दुनिया को स्टडी करें। पूरी दुनिया में ये जो बल्दियात है ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 32, उसके बाद 140A ने बेड़ा गर्क किया है। 140A ने डिफाइन नहीं किया पूरी अच्छी तरह से। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए आर्टिकल 140A को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीकाकार ये था कि आप उसको जो है आर्टिकल 140A को जिस तरीके से 31 बिल पेश किए गए, आप 32वां बिल ये भी पेश कर देते। अगर वफाक आर्टिकल 140A को डिफाइन कर देती कि भाई उसमें मेयर के पास क्या पावर्स होने चाहिए और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिलना चाहिए था। जिस तरीके से NFC अवार्ड से के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता कई 13 सालों में 10,242 अरब रुपए मिले हैं, तो वो पैसे जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो यूनियन काउंसिल तक आना चाहिए। तो फिर आपने 13 सालों इसका मतलब अरशद साहब वो जो वसीम अख्तर साहब के 4 साल गुजरे, जिसमें जाहिर है वो बताते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन उस वक्त पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफ़ा कमाल साहब उन पर बहुत तनकीद किया करते थे कि ये हर वक्त इख्तियारात का रोना रोते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं इसके लिए इख्तियारात की नहीं, विल की ज़रूरत होती है। फिर वो एक पूरा कचरे वाला भी एपिसोड हुआ जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक रात में रखा गया, दूसरी सुबह फारिग कर दिया गया। तो वो फिर उस वक्त आपकी तनकीद गलत थी। वाकई मेयर वसीम अख्तर एक बेबस मेयर थे। देखें हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि 2013 का जो एक्ट है लोकल बॉडीज का वो एक्ट ठीक नहीं है। उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे, लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि जिसके जिम्मे जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कम से कम ईमानदारी से पूरा तो किया जाए। अब आपके पास पूरे घर में अगर 10 कमरे हैं और 3 कमरे का इख्तियार दिया है, 10 का नहीं दिया, तो उस 3 कमरों को तो सही परफॉर्म कर लें। मुस्तफ़ा कमाल ने जब कचरे का इशू आया था और उस पर जब बात की थी तो आपको याद होगा 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, मुस्तफ़ा कमाल तो रात को 2 बजे वहां पहुंच गए थे। उन्होंने तो अपना काम शुरू कर दिया था और वो 1 महीने तक रहता वो नोटिफिकेशन, तो मुस्तफ़ा कमाल तो अपना काम करके दिखा देते आवाम को कि काम करने के लिए विल चाहिए, किरदार चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल कैन डिलीवर, मुस्तफ़ा कमाल हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट। यहाँ बात आ रही है कि इस एक्ट में है क्या। देखिए इस एक्ट का सबसे बड़ा जो रोना है वो ये है कि बाय बर्थ
जो इंस्टीट्यूशंस कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थे, जिसमें सबसे बड़ा KIHD था, दूसरा कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की डिग्री इस वक्त जो है उसकी बड़ी अहमियत हो गई है, तालीम का मैयार वहां पे बेहतर है। अब जो DMCs और SMCs और उसके अलावा दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लोग जाते हैं तो कराची के लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था, कराची के तालिब इल्मों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। आज पीपल्स पार्टी ने उसको अपने हाथ में लिया है। पीपल्स पार्टी ने KIHD और अब्बासी शहीद की खातिर नहीं लिया है, उन्होंने KMDC की खातिर लिया है। अच्छा। और वो वहां पर वही सिलसिला फिर शुरू करना चाहते हैं जिस तरीके से सब ये ज़ाहिर है PTI, जमात इस्लामी और इनके साथ साथ आप भी अपनी इनफरादी हैसियत में आप लोग की तमाम जमातें अदालत गई हैं। अदालत में आपने किन पॉइंट्स को चैलेंज किया इस बिल के? देखिए, अदालत में हम जो गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 148 को पूरा डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। आर्टिकल 148 को वजीर आला सिंध, वजीर आला के मातहत नहीं होना चाहिए। वजीर आला या कोई भी सूबे, किसी भी सूबे का वजीर आला, किसी भी सूबाई, कोई भी सूबाई हुकूमत उसको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिस तरीके से वो उसकी तशरीह कर ले, ये तरीका गलत है। डिफाइन होना चाहिए 148 को। देखिए, 31 बिल अभी PTI ने पास किए, 32वां ये बिल भी पास कर लेते। 4 लाइनों के बजाय आर्टिकल 148 को अगर 4 पेज में कन्वर्ट कर देते तो ये पास हो जाता। तो फिर सन गवर्नमेंट की ये मजाल नहीं थी कि वो इस आर्टिकल के तहत अपना खिलवाड़ करती। वो 148 में क्या डिफाइन करना है ये मैं आपको बताता हूं। 148 में मेयर के पास जो इख्तियारात होने चाहिए, मेयर के अंडर में जो महकमात आने चाहिए, वो 148 में पूरा लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, जिसने 13 सालों में 10,242 अरब रुपए दिए पीपल्स पार्टी को, उस 10,242 में कराची के या हर सिंध के हर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का उसमें हक है। आप PFC अवार्ड के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये नहीं किया, ये डिफाइन हो जाता। तो अच्छा साहब, ये अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस बिल को पास कराना था तो फिर ये प्रेशर तो MQM को डालना चाहिए था ना। ज़ाहिर है वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसका मतलब वहाँ उन्होंने जानते बूझते इस बिल को नहीं पास करवाया। देखिए, हमें MQM से खुदा वास्ते का बैर नहीं है। मतलब ठीक है, MQM जो भी कर रही है, MQM के पास मिनिस्ट्रियां हैं, MQM के पास जो है वो वजारतें भी हैं, MQM जो है वो पार्लियामेंट में भी है, सूबाई असेंबली में भी है, नेशनल असेंबली में भी है, सेनेट में भी है। MQM अगर चाहती, MQM 31 बिलों पे 2 दिन में किस तरह मान गई बैकडोर, ये तो अल्लाह ही जानता है। ठीक है, और आपको भी पता है जिस तरीके से ये पहले भी मानते रहे, 2 दिन में मान जाते हैं, पहले बातें करते हैं, उसके बाद किन शराइत पे माने, किसी को नहीं पता किन शराइत पे माने। ठीक है, वो कहते हैं सेंसस का उन्होंने वो पॉइंट मंजूर करा लिया, अप्रूव सेंसस का बिल मंजूर। एक बात बताइए, 2023 में इलेक्शन होने हैं, 2023 से पहले कराची का सेंसस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन है तो फिर ये अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई ना। फिर तो ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं या नहीं बना रहे? आप मेरी इस बात, अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सही। ये अगर चाहते, ये कहते आर्टिकल 148 को डिफाइन करो, बिल्कुल ठीक हो जाता आर्टिकल 148। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंध की एक और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आलमगीर खान साहब उस जमात से हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी PSP की तरह अदालत जा चुकी है और उनको किन किन नुक्तों पर एतराज़ है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले डॉक्टर फारूक सत्तार और अरशद वोरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर आलमगीर खान साहब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उनके और उनकी जमात के इस बिल पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो आलमगीर खान साहब, इस बिल के खिलाफ आपकी जमात भी अदालत गई है, पाक सरजमीन पार्टी भी गई है, जमात इस्लामी भी गई है। PTI को किन नुकात पर एतराज़ है जिसको आपने अदालत में चैलेंज किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये कराची का मेयर है। कराची के मेयर के पास जो इख्तियारात होने चाहिए, जो इदारे होने चाहिए, एक रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं इनके पास। इनके पास जो BHUs थी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, वो ले लिए गए, जो स्कूल्स थे वो ले लिए गए, सीवरेज, कचरा, पानी, सड़क, 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता मेयर कराची। और बदनीयती की इंतहा ये कि किसी फॉरेन डिग्निटरीज को रिसीव नहीं कर सकता, ये भी इन्होंने इसमें मेंशन किया। अच्छा। क्योंकि इनको पता है कि इनका मेयर आना नहीं है,
इसीलिए इन्होंने वो सारी चीज़ें शामिल की है कि अगले किसी पार्टी का मेयर आए तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। देखिए 14 साल में इन्होंने पब्लिक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत नीचे फंड्स नहीं दिए डिस्ट्रिक्ट्स को। और क्यों नहीं दिए? क्योंकि सूबे पे इन्होंने फंड्स पे काबिज रहना है। ये चाहते ही नहीं है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो। 18वीं तरमीम से ये खुद को तहफ़्फ़ुज़ देते, लेकिन पब्लिक को जो बेनिफिट मिलना 18वीं तरमीम से वो तो सही मायनों में इन्होंने किया नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि मेयर कराची, और कराची की सिर्फ बात नहीं है, सिंध के हर अजला में जहाँ ये इलेक्शन होंगे, टाउन की सतह पे होंगे या शहर की सतह पे, वहाँ यही प्रॉब्लम्स आनी है। और फिर जो सीक्रेट बैलेटिंग का इन्होंने इसमें शामिल किया है, ये सेनेट के इलेक्शन से इनको शय मिली कि पैसों पे कोई भी किसी को भी ख़रीद लेंगे, ये पैसा तो बहुत है इनके पास आराम का, वो ख़रीदते जाएंगे। अब कराची में इन्होंने टाउन के इलेक्शंस पे, मेयर के इलेक्शंस पे कोई भी शख्स आके कंटेस्ट कर सकता, पार्टिसिपेट कर सकता, और पैसों की बुनियाद पे आप किसी को भी जितवा दें। तो ये चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे हमें एतराज़ है। और हम एक एम्पावर्ड मेयर देखना चाहते हैं। हमने पंजाब में साहब जब ये पहली बार जब ये बिल गवर्नर साहब के पास गया था, जब उन्होंने 10 एतराज़ात लाकर मुस्तरद किया था, तो नासिर हुसैन शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स हम मेयर के अंडर में वापस देने को तैयार हैं। फिर उसके 2 रोज़ बाद सईद गनी साहब मेरे अपने इस प्रोग्राम में भी आए थे और यही बात उन्होंने इस प्रोग्राम में भी दोहराई थी। वो ये कह रहे थे कि आप लोग उनसे उनके राब्तों का जवाब नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, तरमीम पर आकर कोई गुफ्तगू नहीं करते, सिर्फ ये मीडिया खेलकर और अदालत में जाकर ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो कोई दावत आपको इस सिलसिले में मिली थी इस बिल की मंजूरी से पहले बातचीत करने की, मुशावरत की, अपनी तरमीम पेश करने की? ओ भाई, अगर इनकी ये नीयत होती तो ऑपोजिशन में हम बैठे हुए हैं। इस बिल की जब ये बिल बनाया जा रहा था तो अपोजिशन को इन्वॉल्व करते इस सारी मुशावरत में, और सिर्फ सियासी जमातें नहीं, कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते। देखें, ये सिर्फ सियासी जमातों का मामला भी नहीं है। यहाँ आप कराची के ताजर बिरादरी को, या जो FVCCI वाले हैं, KCCI वाले हैं, और जितने लोग जो स्टेक होल्डर हैं, सबको इन्वॉल्व करें। लेकिन इन्होंने, वो तो दूर की बात है, इन्होंने एक सियासी जमात को इन्वॉल्व नहीं किया किसी स्टैंड, और पिछले 3.5 साल में एक स्टैंडिंग कमेटी इन्होंने ऑपोजिशन को नहीं दी, जहाँ बिल्स पे मुशावरत होती, जहाँ लॉ मेकिंग होती। ये अचानक से बिल ले आए वहाँ पर और नाफिज करने की कोशिश की। गवर्नर साहब ने तमाम तर एतराज़ात उधर उनको लिख कर भेजे वापस। जो बिल इन्होंने वापस किया है वो अपने एतराज़ात के साथ वापस किया है। और तो फिर उन एतराज़ात को दूर किया गया। अब जब दोबारा भेजा गया, उन एतराज़ात में कुछ तरमीम फिर शामिल की पीपल्स पार्टी ने? आलमगीर साहब, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। मैं फिर से कहूँ, इन्होंने कुछ चीज़ों पे किया है लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। हम एक एम्पावर्ड सिस्टम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कराची का जो KMC है वो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जाए। हम ये चाहते हैं कि मेयर के पास वो तमाम रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हों कि ये खुद चले, इसको प्रोविंस की या फेडरल की ज़रूरत ना पड़े, जैसे दुनिया भर की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ चलती हैं। और माजी में कराची चला है खुद से, लेकिन इन्होंने बदनीयती के तहत इन्होंने हर वो इदारा, आज देखें ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लिया, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ले लिया, SBCA इनसे ले लिया, KDA इनसे ले लिया, जो गिने चुने हॉस्पिटल्स थे उनको फंड नहीं करते, स्कूल्स को ये फंड नहीं करते। मेयर 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं कर सकता, मेयर क्या चलाएगा वो? फिर KMC में सियासी भर्तियां इतनी हैं कि जो फंड इसको मिलता वो तो तनख्वाहों में निकल जाता। आप अंदाज़ा लगाएं, मुस्तफ़ा कमाल दौर में, यानी 7-8 के दौर में, उस टाइम जो KMC का या मेयर का बजट था वो सालाना कोई तकरीबन 60 अरब के करीब था। आज बामुश्किल 24-25 अरब पे खड़े, आधे से ज़्यादा तनख्वाहें में निकल जाते। तो मैं सिर्फ ये कहूँ, टोटल बदनीयती की बुनियाद पे इन्होंने अपने लोग यहाँ पर मुसल्लत करने, नाफिज करने और ऑपोजिशन को और मुशावरत को बुलडोज करते हुए ये चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कराची वाला बाशऊर है, कराची वाला। लेकिन आलमगीर साहब, अब ये बिल तो एक्ट बन जाएगा, जाहिर है। अब ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं क्या? फिर इस बिल के तहत, अगर इस कानून के तहत अगर बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो फिर क्या उसको बाइकआउट करेंगे? फिर क्या लाहेमल आप लोगों के पास होगा, या इस कानून के तहत ही फिर आप लोग जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन? देखिए, फ़िलहाल तो जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने पूरी कैंपेन चलानी है इसके ख़िलाफ़। हमने हर हद तक जाना है, जो अदालती कानूनी रास्ते हैं वो अपनाने,
और इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज पजीर होना है। हमने अभी ऐलान किया सिंध असम्बली के बाहर हम इस पर धरना देंगे। तो इस पर तो हमने फुल एजुटेशन में जाना है, किसी सूरत इसको हमने कबूल नहीं करना। और हम साथ में बता रहे हैं कि पंजाब का कानून देख लो जो हमने वहाँ नाफिज किया है, डायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पे। वहाँ तमाम सूबाई जो इदारे हैं उनकी लोकल अथॉरिटी बना दी है मेयर के नीचे। वहाँ पर पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत इनको फंडिंग होगी शफाफ तरीके से। तो एक बड़ा जो है वो अगर इस कानून के तहत बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कॉन्टेस्ट करेगी या फिर बाइकआउट करेगी? देखिए ये पार्टी डिसाइड करेगी, मैं मेरी इंडिविजुअल इस पर कोई मौकिफ नहीं हो सकता। पार्टी विल डिसाइड। अभी डिसाइड किया नहीं है पार्टी ने, यानी इस बारे में कुछ फाइनल हतमी नहीं, अभी इस पे कोई हमारा ऑफिशियल कोई मौकिफ अभी कबल वक्त होगा। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे और अपनी जमात का मौक़िफ़ बता रहे थे कि इस बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ वो आखिरी हद तक एहतजाज करते रहेंगे, जाएंगे, लेकिन अगर इसी बल्दियाती कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें शिरकत करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में पार्टी ने कुछ डिसाइड किया नहीं। उनके अलावा अरशद वोरा साहब ने जो सवालात खड़े किए, फारूक सत्तार साहब की जो गुफ्तगू रही, जो एतराज़ात सामने आए, इन तमाम सवालों के जवाब अब हम लेते हैं। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब खोड़ो साहब, ये जो सबसे बड़ा जो एतराज़ है इस वक्त इस बिल पर अपोजिशन जमातों का, जो सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त मुत्तहिद हैं इस बिल के खिलाफ कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे हैं ये सब मेयर के इख्तियारात से लेकर सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। ये अस्पताल, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी साहब ने और नासिर हुसैन शाह साहब ने ये मेयर के मातहत करने की बात की थी, वापस करने की बात की थी, लेकिन ये तरमीम क्या आप लोगों ने की नहीं? देखें, बात सुने हमें तो ये पता है कि हमने लोकल काउंसिल्स को इतना भी अख्तियार दिया है कि वो अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भी वसूल करें। अब प्रॉपर्टी टैक्स कॉरपोरेशंस में हो, और कॉरपोरेशंस को भी हमने बढ़ाया है कि हर डिविजनल लेवल पर हमने कॉरपोरेशन बनाई है, चाहे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो। हमने मतलब हर डिवीज़न के लेवल पर हमने कॉरपोरेशन बनाई है। ये भी लोगों की उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अपने पास रखने का, इस्तेमाल करने का अख्तियार दिया है कि जी प्रॉपर्टी टैक्स आप वसूल कर सकते हो। मुझे जहाँ तक पता है कि स्कूल हो, अस्पताल हो, पुलिस हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर सप्लाई हो, ये सब में भी उनका दस्तरस दिया है प्रॉपर्टी। इस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि उनके अख्तियारात कुछ बढ़ाए गए हैं बजाय उसके कि कम किए गए हों। अब यहाँ टाउन भी अगर बनाए हैं तो टाउन भी तो लोकल काउंसिल के इदारे ही कहलाएंगे ना। अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर को शिकायत है तो शिकायत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल बात कर रहे थे कि जी हमने कराची वाटर सीवरेज बोर्ड उसका को चेयरमैन बनाया। पहले शायद डिप्टी चेयरमैन था या जो कुछ भी था, लेकिन को चेयरमैन बनाया वजीर के साथ, उसकी वहाँ भी दस्तखत कर दी है। हमने पुलिस को भी पाबंद किया है कि अपनी रिपोर्टें लोकल काउंसिल्स को दें और वहाँ उनके ऊपर बहस होने के बाद हुकूमत को सिफारिश हो। ये स्कूल हो, ये अस्पताल हो, ये सारी चीज़ें हमने उनकी दस्तरस की है। ये गलत कहना है कि जी उनके हमने छीन लिया। लेकिन खोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये दस्तरस तो आपने हर जगह पर की है, लेकिन फैसला साजी का इख्तियार नहीं आपने दिया। यानी अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर, तो आपने बोर्ड का मेंबर तो बना दिया मेयर को, लेकिन वजीर बल्दियाती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डील करेगा। इसी तरह पुलिस राब्ते में तो रहेगी, लेकिन मेयर के ऑर्डर्स पर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट तो नहीं हो सकती। यानी मेयर को वो रिपोर्ट तो नहीं करेंगे बाकायदा। देखें, बात सुने जनाब, रिपोर्ट अपनी जगह पे देंगे, लेकिन देखें प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर को क्या प्रिविलेज होता है। जाओ स्कूल देखो, अस्पताल देखो, पुलिस से पता करो, फलां से पता करो, रिपोर्ट बनाओ और वो हुकूमत को दो। हुकूमत उस पर अमल करती है, उस पर एक्शन लेती है। सूबाई असेंबली के मेंबरान की प्रिविलेज में भी ये बात है कि जी वो रिपोर्ट करते हैं हुकूमत को। अगर लोकल काउंसिल के लोग भी अगर रिपोर्ट करेंगे तो क्या बुराई है।
होना तो चाहिए ना, सिंध हुकूमत के मातहत तो है ना, सिंध हुकूमत के मातहत ये सारे इदारे चलते हैं ना। ये सूबाई खुद मुख्तारी के ज़ुमरे में आता है कि जी हम कानून बनाते हैं, हम इदारों को वो अख्तियारात देते हैं। अख्तियारात कितने होने चाहिए, इस पर ये बहस है ना। तो बहस के लिहाज से तो मैंने ये जवाब दिया कि जी हर चीज़ में दस्तरस बढ़ाई है, जो पहले नहीं थी अब की है। इसमें हम तो बाकायदा ज़मीमा भी तैयार करने की कोशिश करेंगे कि जो पहले नहीं था, जो अब है, वो सारे लोग पढ़ लें, उनको समझ लें, उनके कानून को देख लें। लेकिन ये जो दस्तरस खोरा साहब आपने बढ़ाई है 2013 के एक्ट में आप ही लोगों ने तमाम चीजें खत्म की थी ना। 2002 का जो बल्दियाती एक्ट था उसमें बहुत सारी तरमीम लेकर आपने 2013 का कानून बनाया और अब उसमें कुछ दस्तरस आपने बढ़ाई। मेरे भाई बात ये है कि ये सूबाई हुकूमतें और सूबाई असेंबली का दायरा इख्तियार है कि कानून बनाए। सिंध हुकूमत का अपना कानून, पंजाब का सिंध हुकूमत से अलग से कानून, केपी का अलग से होगा और है बलूचिस्तान का अलग से है। ये सूबाई खुद मुख्तारी में अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कानून बनाया है, जिसको असेंबली ने पास किया है। गवर्नर ने एतराज़ किया और असेंबली में उस पर गौर व फिक्र करने के बाद हमने फिर पास कर दिया, कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद। सूबाई हुकूमत जो पंजाब की है उसने तो ये तक भी नहीं किया। पीटीआई ने तो पंजाब में ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, कानून और मुशावरत करने का उनको ख्याल ही नहीं आया। केपीके में अलग से कानून है, पंजाब में अलग से कानून है, दोनों सूबों में हुकूमत पीटीआई की है। वहां से तो उनसे तो कोई सवाल करता नहीं। हमने असेंबली में ले आए हैं ना, पहले भी असेंबली ने पास किया, गवर्नर के एतराज के बाद भी फिर असेंबली में आया। यहाँ ऑपोजिशन की जमातें एहतजाज बहुत शदीद कर रही हैं। देखें 11 तारीख को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई, 3 जमातें अदालत इस बिल के खिलाफ चली गई हैं, गवर्नर ने 10 एतराजात लगाकर इसको वापस कर दिया। देखो पिछले जो 2013 में जो बना था या जिसके ऊपर बना ये 2015 की इलेक्शन है, उस पर भी कोर्टों में गए थे लोग, उस पर भी लोगों ने एतराज करके कोर्टों में गया था, लेकिन कोर्टों ने उनकी बात को नहीं माना था, उनकी बात को नहीं माना था। आज भी अगर अपोजिशन कह रही है जो अदबी तादाद में, अदबी अंदाज में हुकूमत के सरकारी बेंचेस से कम है और मेजॉरिटी वोट होता है, डेमोक्रेसी का यही है कि जी असेंबली में पेश करो, मेजॉरिटी के बलबूते पर कानून पास करो, जो हमेशा वफाकी हुकूमत भी कर रही है। हम कम है वहां, हम अकलियत में है, वो अक्सरियत में है, तो अक्सरियत जो कहती है ये बुलडोज कर देते हैं ना। तो फिर हमारे यहाँ क्यों एतराज हो रहा है कि जी अगर हमने अक्सरियत के बलबूते पर अगर कोई कानून बनाया है, फिर भी कानून बनाया है, हमने ऑर्डिनेंस नहीं जारी किया, तो लेकिन तो फिर भी जमहूरी तरीका है। आप ये कह रहे हैं कि आप ज़ाहिर सिंध हुकूमत ने इख्तियारात मेयर के बढ़ाए हैं, इसका मतलब 2013 में आप लोगों ने तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए थे जो अब बढ़ाने की ज़रूरत आपको पेश आई है ना। इसका मतलब वो जो एक्ट था उससे मुताल्लिक अपोजिशन जमातें फिर सही कहा करती थी कि बिल्कुल बेख्तियार कर दिया आपने मेयर को। देखिए बात सुने, वो कानून उस वक़्त बना था, उस कानून को हमने 4 साल चलाया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने 4 साल मुकम्मल करने दिए लोकल काउंसिल्स को। पंजाब ने सस्पेंड कर दिए, बीच में पंजाब ने सस्पेंड कर दिए थे। यहाँ सिंध हुकूमत ने फिर भी उनको 4 साल करने दिया, चलने दिया, तजुर्बा हासिल किया, और तजुर्बे में हमने अगर बेहतरी करने की कोशिश की है तो इसमें बुराई तो नहीं है, इसमें तो अच्छा ही है ना। लेकिन खोर साहब ये जो बहुत सारे इदारे, ये कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, शोभराज मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे सरकारी स्कूल जो ज़ाहिर पहले बल्दियाती हुकूमत के अंडर में होते थे, ये अब मेयर के इख्तियारात इस पर आप लोगों ने ख़त्म कर दिए, इसको आपने सिंध हुकूमत के मातहत कर दिया। सर मैं गुजारिश करूं, देखें अगर मैं उस पर तनकीद करना शुरू कर दूं तो फिर कर सकता हूं। केएमसी के अंडर में पता नहीं कितने स्कूल हैं, उनकी हालत किसी ने देखी है? किसी ने देखा है वहां की एनरोलमेंट? उस हालत की क्या वजह है? फंड्स नहीं मिलते या करप्शन है केएमसी की? नहीं, माफ कीजिएगा, फंड्स की बात अगर है तो फंड्स की कभी उन्होंने जिक्र किया? फंड्स का जिक्र किया कभी? फंड्स में तो हम देते हैं। सूबा सिंध जो है वो सिर्फ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नहीं है। तो 4 साल ये बताते रहे कि सिंध हुकूमत फंड्स नहीं देती, 2 करोड़ से ज्यादा का टेंडर मेयर नहीं कर सकता, बहुत सारी उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया है। हम 50 करोड़ रुपया देते थे केएमसी को स्पेशल ग्रांट, वो क्यों भूल जाते हैं कि ग्रांट उनको मिलती थी केएमसी के मसाइल को हल करने के लिए? वो क्यों नहीं उसकी बात को खोलते? जो बजट होती है केएमसी की, वो बजट बनती है ना, उनको खर्चा कहां हुआ? उस खर्चे में क्या इतना भी नहीं था कि कुछ स्कूलों को बेहतर कर सकते?
तो फिर थोड़ा सा वो पैसा कहाँ गया? फिर लोग बैठे या एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन भी तो हुकूमत को ही करनी है। लोग बैठे, एक मिनट मैं बात करूं, मैं तो क्या कह रहा हूं, हम 50 करोड़ ग्रांट देते थे, केएमसी को बजट बनाने का पूरा अख्तियार था, उनको खर्च करने का अख्तियार अख्तियार था। यहाँ पता नहीं कितने लोग बैठे हैं जो कहते हैं हमारे 50 करोड़ महाना, आप बात कर रहे हैं महाना या सालाना 50 करोड़ देते थे? सुने, जी हाँ, यानी 6 अरब रुपए सालाना, 6 अरब रुपए देते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा, एक सर जनाब, मैं कह रहा हूँ कि लोग पता नहीं कितने तैयार बैठे हैं कि हम स्कूलों को एडॉप्ट करें। एडॉप्ट करने वाला एक निकला कि जी बच्चों की तालीम के लिए बेहतर माहौल बना सकें। क्या केएमसी को वो भी नहीं मिला के करा सके? तो खोड़ा साहब, इसका मतलब वसीम अख्तर साहब को 4 साल में केएमसी की स्पेशल ग्रांट की मद में 24 अरब रुपए मिले, तो फिर ये 24 अरब का हिसाब भी तो सिंध हुकूमत ने लेना है ना, चेक एंड बैलेंस भी तो सिंध हुकूमत ने रखना है कि पैसा कहाँ लगा, मैंने हुकूमत में सरकार मैं तो हिसाब लेने वाला ठहरा, उनको हिसाब देने के लिए उनको कम से कम एतराफ तो करना चाहिए कि हमें मिले इतने, एतराफ तो करें। तो खोड़ा साहब, उनके एतराफ को छोड़ा, सिंध हुकूमत वो तमाम कागजात दिखा दे, ट्रांजैक्शन दिखा दे, पता चल जाएगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। मैं किससे भाई एतराफ किससे मांग रहा हूं? इलेक्टेड लोगों से, इलेक्टेड लोगों से, मेयर से मांग रहा हूं, इलेक्टेड लोगों से मांग रहा हूं कि वो हिसाब देने के क्यों पाबंद नहीं है? क्यों पाबंद नहीं है? क्यों ऐसा हुआ कि जी टर्न की बेसिस पे प्रोजेक्ट बने? मुस्तफा कमाल के जमाने में टेंडर नहीं हुए, एक आदमी का टेंडर हो गया, उसको मिल गई, किसी ने कोई देखा, कोई पुल बने, कोई किधर भी बना, जो कुछ भी बना, उसके कोई टर्न की प्रोजेक्ट्स थे ना, वो टर्न की में एक आदमी को दे दिया। बताया कभी उन्होंने, कभी कोई वो 30 अरब रुपए जो जनरल मुशर्रफ से लिए थे उनका हिसाब कभी लाए कौम के सामने? ठीक है, चलें, यानी सिंध हुकूमत जो फंड्स दिए गए सिंध हुकूमत की जानिब से उनके हिसाब मांगना चाहती है और एतराफ़ करवाना चाहती है माजी के। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत की जानिब से उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए कि 24 अरब रुपए सिर्फ केएमसी को स्पेशल ग्रांट सालाना दी जाती थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पैसा आखिर कहाँ गया, वो इन स्कूल्स में, इन हॉस्पिटल्स में जो केएमसी के अंडर में थे वहाँ पर क्यों नहीं लगा? इन सवालात के जवाब आने वाले दिनों में जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कराची की सड़कों पर कोई शख्स महफूज नहीं है। पैदल चलने वाले से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता है, उससे उसकी नकदी पैसे छीन लिए जाते हैं। मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले से उसकी मोटरसाइकिल छीन ली जाती है और जो गाड़ी में सफ़र कर रहा होता है उससे उसकी गाड़ी तक छीन ली जाती है। इस रवां साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो मोटरसाइकिल छीनने की शरह है उसमें 86% इजाफा हुआ है, जबकि मोटरसाइकिल चोरी की शरह में 34% इजाफा हुआ है। इसी तरह जिस शरह से पिछले साल गाड़ियाँ छीनी गई थीं उस शरह में इस साल जो इजाफा हुआ है उसमें 19% का इजाफा हुआ, जबकि गाड़ी चोरी के वाक़यात में 21% इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन छीनने की शरह है वो तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। ये स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? सिंध पुलिस या सिंध हुकूमत इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? रेड क्यों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही? ऐसे मुजरिमान से सख्ती के साथ क्यों नहीं निपटा जा रहा? किसी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो अदालत में वो शवाहिद और गवाही ना होने की बुनियाद पर क्यों छूट जाता है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची के। उनसे ज़रा जानते हैं कि आखिर पुलिस कहाँ लैग कर रही है जो इस तरह की वारदातें मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ती जा रही हैं और फिर शहर में बदअमनी में भी इजाफा हो रहा है। शुएब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन जो है ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट ये इन अफराद के बन गए हैं। बहुत आसानी के साथ लोग आते हैं, मोबाइल फ़ोन और बाइक छीन कर गायब हो जाते हैं। ये शरह बढ़ती जा रही है, पुलिस क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई कर पा रही है? जी अरबाब साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही करी है। जैसे एक दौर में कराची में लोगों के, शहरियों में टारगेट किलर्स का खौफ होता था, अब टारगेट किलर्स का खौफ अल्लाह अल्लाह करके कराची के शहरियों में खत्म हुआ है, तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ है। जब भी कराची के शहरी किसी चौरंगी पे खड़े होते हैं, किसी बस के इंतजार में, रिक्शा टैक्सी के इंतजार में, किसी शॉपिंग सेंटर के बाहर या चलती हुई गाड़ी में, तो उन्हें इस चीज का खौफ होता है कि उनका कीमती मोबाइल फोन और उनके जो कैश है वो छीन लिया जाएगा।
बराबर से कोई डबल सवारी मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगा के गुजरते हैं या मास्क लगा के गुजरते हैं तो कराची के शहरी चलती हुई गाड़ी में भी खौफजदा हो जाते हैं। यही सूरत हाल है क्योंकि कराची में हर गुजरते घंटे में 3 से 4 अफराद स्ट्रीट क्राइम का यौमिया शिकार हो रहे हैं। यानी अगर आप 24 घंटे की बात कर लें तो कराची शहर में 72 से 80 अफराद ऐसे हैं जिनसे मोबाइल फोन, उनके तलाई जेवरात खवातीन से, मर्दों से उनके वॉलेट्स और जो उसमें नकदी वगैरह मौजूद होती है वो छिनती है। और बहुत सा स्ट्रीट क्राइम जो है वो रिपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि जो हमारा थाना कल्चर है, पुलिस में जाके पैसे देने पड़ते हैं, फिर FIR कटती है, रोजनामे से एंट्री होती है, उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं होता। लोग CPS में फोन करके मोबाइल फोन अपना बंद करा देते हैं IMEI नंबर बताकर और ब्लॉक करवा देते हैं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाके FIR नहीं कटवाते। शहरियों का ये होता है कि अगर FIR कटवा दी तो पहले तो FIR कटवाना एक मुश्किल मरहला है, फिर बाद उसको फॉलो करना एक काफी मुश्किल मरहला है। इतने का तो मोबाइल फोन नहीं होता जितने का हमें वो प्रोसीड करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई शहरियों की बात। अगर हम पुलिस और रेंजर्स का मौकफ लें तो वो कहते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं जिनको हम पकड़ते हैं क्योंकि उनके खिलाफ मुद्दई सामने आके खड़ा नहीं होता, जो जिसका मोबाइल फोन छिना होता है, तो उसके बाद क्रिमिनल जो है पकड़े जाने के बाद 3 हफ्ते में जेल जाकर जमानत पर वापस आ जाता है। कराची में ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने 5 वकील हायर करे हुए हैं और जब वो गिरफ्तार होते हैं उसके बाद वो पकड़े जाते हैं। उनका पूरा सिस्टम है, उनको वकील। लेकिन जिस तरह से ये स्ट्रीट क्राइम्स में ये इसकी शरह में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, गाड़ियां मोटरसाइकिलें छीनने में, तो इस तरह जो पुलिस गिरफ्तारियां करती है, इन लोगों को पकड़ती है, क्या इसकी शरह में भी इजाफा हो रहा है या ये पिछले साल से भी कम है? क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन पुलिस की कार्रवाइयां नहीं बढ़ रही। देखें, जब से कोविड आया है, लोगों को बेरोजगारी आई है, इसके अलावा महंगाई बढ़ी है, तो इसके बाद से कराची में जराइम बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऊपर गया है। इस वक्त अगर हम कंपैरिजन करा जाए सिर्फ कराची का लाहौर से तो हम बहुत ज्यादा क्राइम में ऊपर चले गए हैं। हालांकि जो आलमी वर्ल्ड इंडेक्स क्राइम है उसमें कराची जो है पहले 104 पे होता था, वो 126 पे आके खड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कराची में क्राइम कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्राइम जो है वो रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है और कराची का क्राइम रिपोर्ट कम हो रहा है। इसकी वजह से हम 104 26 नंबर पे इंटरनेशनल इंडेक्स में आपको शुएब, पुलिस को क्या ट्रेनिंग की जरूरत है या पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए या वो जो उनका बिहेवियर ठीक करना है, कहाँ ये मामला लैग कर रहा है, कमी कहाँ पर है जिसको दूर किया जाए तो सूरत हाल में कुछ बेहतरी आए? जी अरबाब साहब, इससे कराची पुलिस चीफ जो है उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है, 2 टोक मौक़िफ़। वो कहते हैं कि जब तक शहर में चोरी के मोबाइल फोन और इनके पुर्जे इतवार बाजारों में, खुले मैदानों में, पार्कों में बिकना बंद नहीं होंगे, मुख्तलिफ पुलों के नीचे मुख्तलिफ चोर बाजार मार्केटों में बिकना बंद नहीं होंगे, कराची में मोबाइल फोन की चोरी बंद नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि हम सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब बरनी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची, बोल न्यूज़ के थे और बता रहे थे कि ज़ाहिर है ये शरह तो बढ़ती जा रही है लेकिन पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसलिए मौसर साबित नहीं होती चूँकि जिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ती है वो अदम शवाहिद की बिना पर और मुद्दई के सामने ना आने की वजह से छूट जाते हैं, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।